वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चौसर एज द मिडीवल एंड द मॉडर्न पोइट। अब कुछ क्रिटिक्स का कहना ये है कि चौसर जो है मिडीवल पोइट है, मतलब और पुराने ज़माने का शायर है, और कुछ कहते हैं कि मॉडर्न पोइट है। तो ये आपको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ सकता है। आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि चौसर एज अ मॉडर्न पोइट नोट लिखें, या फिर मिडीवल पोइट नोट लिखें, या फिर इन दोनों का ब्लेंड के तौर पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चौसर इन हिज पोइट्री शोज बोथ द मिडीवियल एंड मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ हिज एज बाय क्रिएटिंग अ हार्मनी बिटवीन द टू। अब चौसर की जो पोइट्री है ना, उसमें हर तरह के पहलू मिलते हैं, मिडीवियल एज के भी और मॉडर्न एज के भी। ही स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ मिडल एजेस एंड द मॉडर्न टाइम्स। The Renaissance, the General Prologue is a picture gallery which presents across the section of English society। अब उसकी पोइट्री में जो है मिडल एजेस की ग्लिम्स भी नज़र आते हैं और मॉडर्न टाइम के भी। उसकी जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है वो 14th सेंचुरी की इंग्लिश सोसाइटी की कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है। ही पेंट्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी बाय यूटिलाइजिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस। अब क्या है कि उसने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में पास्ट को और प्रेजेंट को मिक्सअप करके 14th सेंचुरी की अच्छी तरह से तस्वीर कशी की और सारी लिटरेरी ट्रेडिशंस को यूज़ किया। द चेंज ऑफ मॉरल वैल्यूज़, द ड्रेसेस ऑफ द पीपल एंड देयर बिहेवियर। मतलब उसने हर चीज़ को बयान किया है, लोगों के अखलाकियात को, उनके लिबास को, उनके बिहेवियर को, उनके रहन सहन को। द कैंटरबरी टेल्स इन फैक्ट इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेडिवलिज्म एंड मॉडर्निज्म। हम ये कह सकते हैं कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, मॉडर्निज्म की भी, मेडिवलिज्म की भी। चौसर इज़ मॉडर्न अमॉन्ग द मिडीवियल एंड मिडीवियल अमॉन्ग द मॉडर्न। कि चौसर जो है वो मिडीवियल के दरमियान मॉडर्न है और मॉडर्न के दरमियान उसको मेडिवियल कहा जाता है। द मिडीवल एलिमेंट्स इन द जनरल प्रोलॉग और रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल। के मिडीवल एलिमेंट्स जो उसके प्रोलॉग में हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं। द एवरी थीम ऑफ द पिलग्रिमेज इज़ बेसिकली अ मिडीवल थीम। कि पिलग्रिमेज का हर थीम जो है वो मिडीवल थीम को रिप्रेजेंट करता है। पिलग्रिमेज वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट्स इन द मिडल एजेस। के पिलग्रिमेज जो था मिडल एजेस में एक बहुत अहम फरीज़ा समझा जाता था और बहुत कॉमन था। बट हेयर चौसर ऑल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनाइसा विच स्टार्टेड अपेयरिंग आफ्टर द ब्रेक ऑफ मिडीवल एज। लेकिन क्या है कि चौसर ने रिनाइसा एज के जो आसार थे, जो उसके रिफ्लेक्स वो उसके असरात थे, वो उनके बारे में बताया था कि मिडीवल एज में वो जो थे उभरना शुरू हो गए थे। रिनाइसा एज उस एज को कहा जाता है जिसमें जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा उनके अंदर लस्ट होती है पावर की, नॉलेज की, हर चीज़ की। नो द पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेयर्स, पिकनिक्स एंड एडवेंचर्स। उस एज में जो लोग थे वो ज़्यादातर सफ़र पे जाने पे, पिकनिक्स में या फिर अपनी इंजॉयमेंट में इंटरेस्ट लेते थे। द बुक टेल्स अस दैट इन दैट एज पीपल वेंट टू पिलग्रिमेज नॉट विद रिलीजियस डिवोशन रादर फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। ये किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस ज़माने में जो लोग थे वो पिलग्रिमेज पर किसी मजहबी अकीदे के साथ या मजहबी लगन के साथ नहीं थे जाते, बल्कि फन और एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, मज़े करने के लिए जाते थे। द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज वाज प्रेजेंट। मतलब जो उनका ये पिलग्रिमेज अदा करने का फरीज़ा था ना, ये मौजूद था। बट द स्पिरिट वाज लॉस्ट। लेकिन उसके पीछे जो जज्बा होता है ना वो खो चुका था। इट इज़ द ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिनाइसा इन्फ्लुएंस। तो ये बात जो है ना, ये वो रिनाइसा पीरियड को शो करती है, रिनाइसा पीरियड के आसार को शो करती है। द लव फॉर टेलिंग स्टोरी इज ऑल्सो मेडिवल ट्रेडिशन। अब जो यानी कहानियाँ सुनाने का जो रिवाज था ना वो भी मेडिवल ट्रेडिशन में आता है। पीपल इन दैट एज कुड नॉट रीड एंड राइट बट दे लाइक स्टोरी टेलिंग। अब उस एज के जो लोग थे वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, इसलिए वो कहानियाँ सुनाते थे। द स्टोरीज वर अ मीन ऑफ सोशल इंटरकोर्स। ये कहानियाँ ही उनके दरमियान आपस में बातचीत का, इंटरकोर्स का सबब बनती थी। मोर ओवर द नाइट्स फॉर लॉन्ग एंड ड्रेरी देयर वाज डेंजर ऑफ द एनिमीज। इसके अलावा रातें जो थी वो लंबी होती थी, खौफनाक होती थी, और हर वक्त दुश्मन का और द एनिमल्स एंड ऑफ द इवल स्पिरिट, दुश्मन का, जानवरों का और इवल स्पिरिट्स का खतरा रहता था। सो पीपल लाइटेड अ bonfire and sat around it and told stories। तो लोग क्या किया करते थे, सोते नहीं थे बल्कि लकड़ियों की आग जलाते थे, उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और कहानियां सुनाया करते थे। ड्यू टू दीज रीजंस चौसर अडॉप्टेड द मिडिवल ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग स्टोरीज। इसी वजह से चौसर ने कहानियाँ सुनाने की मेडिवल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया और उसको अपनी बुक में यूज़ किया। अनदर मेडिवल ट्रेडिशन वाज डिग्री। इसके अलावा एक डिग्री सिस्टम था वहाँ पे, मतलब स्टेटस कॉन्शियस होना। डेट एवरीबॉडी वाज गिवन अ प्रॉपर पोजीशन इन द सोसाइटी। के हर सोसाइटी में हर पर्सन को एक मुनासिब मुकाम दिया जाता था। चौसर कीप्स इन हिज माइंड दिस डिग्री सिस्टम। चौसर ने अपनी बुक को लिखते हुए, इस पोइट्री को लिखते हुए ये डिग्री सिस्टम अपने माइंड में रखा है। बाय ट्रेनिंग ही वाज अ मिडल एजेस पर्सन एंड फॉलोड इट्स
इनग्रेंड वैल्यू सिस्टम। तो इससे पता चलता है कि चौसर का ताल्लुक जो था मिडिल एजेस से था और उसने वहाँ के वैल्यू जो डिग्री सिस्टम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। इट वाज अ ट्रेडिशन ऑफ मिडिल एजेस दैट मोस्ट ऑनरेबल मैन वुड बी गेस्ट ऑफ द ऑनर एंड ही वुड इनिशिएट एनी सेरेमनी। कि यानी वहाँ का ये रिवाज था कि मिडिल एजेस में कि जो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन होता है ना वो गेस्ट ऑफ ऑनर कहलाता है, चीफ गेस्ट कहलाता है, और वो सेरेमनी कोई भी सेरेमनी होती है उसका इफ्तिताह जो है वो उस पर्सन ने करना होता है। इन दैट एज द नाइट्स वर कंसिडर टू बी द हाईएस्ट एंड द मोस्ट नोबल। उस ज़माने में जो नाइट्स थे उनको सबसे ज़्यादा जो था इज़्ज़तदार और हाई लेवल का बंदा समझा जाता था। देयर फॉर इन हिज जनरल प्रोलॉग ही स्टार्ट्स विद द नाइट। और यही वजह है कि उसने अपनी जनरल प्रोलॉग जो है वो नाइट के करेक्टर से स्टार्ट की है। इन द प्रोलॉग चौसर इंट्रोड्यूसेस द टिपिकल मेडिवल फिगर। इसके अलावा उसके पोइट्री में जो है मेडिवल फिगर्स बहुत से मिलते हैं। द नाइट एंड द स्क्वायर बिलोंग टू द एज ऑफ चिवलरी एंड रोमांस। अब नाइट का और स्क्वायर का जो ताल्लुक है वो चिवलरी एज और रोमांस से है। द नाइट गोज अब्रॉड टू फाइट अगेंस्ट द इनफिडल्स एंड विन रिस्पेक्ट एज अ चैम्पियन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब नाइट क्या करता है कि वो जो है ना अब्रॉड चला जाता है, बाहर के मुल्क चला जाता है और वहाँ पे जाके जंगें वगैरह लड़ता है और उसको चैम्पियन ऑफ क्रिश्चियनिटी का अवार्ड मिलता है। द मिडिल एजेस आर करेक्टराइज्ड बाय कर्सवर्ड्स सो द नाइटहुड इज द सिंबल ऑफ मिडिवल एज। तो नाइटहुड जो है ना मतलब जंगे लड़ना या ये वॉरियर बनना ये जो है मेडिवल एज की ट्रेडिशन है। सिमिलरली द पर्सन इज एन आइडियल मेडिवल प्रीस्ट हु प्रीच व्हाट ही प्रैक्टिसेस। तो इसके अलावा पार्सन जो है वो एक आइडियल मेडिवल प्रीस्ट है, मतलब जो प्रीस्ट उसको कहते हैं जो कि इनके क्रिश्चियंस के फादर होते हैं। तो वो एक आइडियल करेक्टर है जो खुद सीखता है, उसकी तबलीग करता है, जो वो खुद जिस पे खुद अमल करता है वही लोगों को सिखाता है। द लैंग्वेज यूज बाय चौसर इन द कैंटरबरी टेल्स हैज़ अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंजेस। द स्पेलिंग, द कॉन्टेक्स्ट एंड द सेंटिक हैव चेंज। अब क्या है कि जिस लैंग्वेज में इसने द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को लिखा है वो ओल्ड इंग्लिश है। जैसा कि हमने अभी टेक्स्ट तो नहीं कि टेक्स्ट हम करेंगे तो मजीद आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये जो इंग्लिश है हमने कोटेशंस किए ना क्वेश्चन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत ही वो डिफरेंट सी लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश से बहुत चेंज है। तो मतलब यानी वो जो उसने यूज़ की है वो ओल्ड इंग्लिश है। आज की जो इंग्लिश है उसका स्पेलिंग, उसका राइटिंग स्टाइल, हर चीज़ चेंज हो चुकी है। द लैंग्वेज वाज यूज टुडे इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयड बाय चौसर एंड वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ अ गाइड टू अंडरस्टैंड इट। अब क्या है कि वो ज़ुबान जो उसने इस्तेमाल की है वो बहुत मुश्किल है और हमें इसकी समझ नहीं आती और हमें इसको समझने के लिए बहुत लेबर करना पड़ती है या किसी की सर्विसेज किसी की जो है टीचिंग हासिल करना पड़ती है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव गॉन अब्सोल्यूट। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आते। ऑन दिस अकाउंट टू चौसर कैन बी रिगार्डेड एज मेडिवल। इसी वजह से भी चौसर को मेडिवल कहा जा सकता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट मॉडर्न इंग्लिश बिगेन विद हिम। लेकिन क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश का इफ्तिताह मॉडर्न इंग्लिश जो थी वो चौसर ने ही स्टार्ट की थी। Though the Chaucer's poetry is predominantly medieval in the form, yet he is modern as well। अब उसकी जो पोइट्री है वो मेनली मिडीवियल है लेकिन इसके अलावा वो मॉडर्न पोइट भी है। द ओपनिंग ऑफ द जनरल प्रोलॉग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब जो ओपनिंग लाइन्स है ना जनरल प्रोलॉग की वो इस हवाले से बहुत अहम है। इट इज़ द रिनाइसा ओपनिंग, ये रिनाइसा की ओपनिंग है। द फर्स्ट रेफरेंस इज़ टू सीज़न एंड नॉट टू गॉड। मतलब ये इसका जो इफ्तिताह है ना वो स्प्रिंग सीज़न से किया गया है, मार्च के मंथ से किया गया है, मतलब गॉड से इसका नाम जो स्टार्ट नहीं किया गया। ये पैराग्राफ आपने यहीं तक करना है, नेक्स्ट इसको स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। चौसर इज़ कॉल्ड द पॉइनियर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। अब चौसर को जो है मॉडर्न इंग्लिश का ओपनर कहा जाता है, बानी कहा जाता है। द सबस्टांस ऑफ हिज पोएट्री थॉट्स आइडियाज आर फैक्टर्स विच अपील द रीडर इवन टुडे। और वो जो सबस्टांस जो मटीरियल और जो आइडियाज़ उसने अपनी पोइट्री में यूज़ किए हैं वो आज भी रीडर इसको जो है ना इम्प्रेस करते हैं। चौसर इज़ कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज इस करेक्टर स्टिल अलाइव एंड ब्रीथ अमॉन्ग अस। चौसर को इसलिए मॉडर्न कहा जाता है क्योंकि उसके करेक्टर आज भी जिंदा हैं और ऐसे लगता है हमारे दरमियान सांस ले रहे हैं। तो विद डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट ड्रेसेस, बेशक उनके नाम चेंज हो गए हो या उनके ड्रेसेस चेंज हो गए हो लेकिन ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा हैं। दे वर प्लान्ड ऑन द बेसिक ह्यूमन नेचर सो डैट दे आर नॉट एक्सटिंक्ट इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ सेंचुरीज। उनको जो था चौसर ने फंडामेंटल ह्यूमन नेचर को लेते हुए, इंसानी फितरत को लेते हुए प्लान किया था, डिज़ाइन किया था। यही वजह है कि उसके करैक्टर सदियाँ गुजरने के बाद भी आज भी जो है अलाइव है। चौसर इज़ मॉडर्न बिकॉज द स्कीम ऑफ हिज टेल्स हैज़ नॉट गॉन अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, डिस्कार्ड कर देना किसी चीज़ को। तो चौसर जो है उसको इसलिए भी मॉडर्न कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी टेल्स में, अपनी स्टोरीज में जो स्कीम यूज़ की है वो कभी भी ना ख़त्म नहीं होगी। द मेन प्रिंसिपल ऑन विच ही कंस्ट्रक्टेड हिज स्टोरीज आर स्टिल वैलिड एंड अप्रिशिएबल। मतलब जो असूल उसने अपनी कहानियों को लिखते हुए जो कवानीन यूज़ किए थे वो आज भी वैलिड हैं और काबिल तारीफ़ हैं। द सब्सटेंस ऑफ हिज पोएट्री, द मेथड ऑफ ड्राइंग करेक्टर एंड प्रिवेडिंग ह्यूमर और द फैक्टर्स विच इन्वाइट द इंटरेस्ट ऑफ अ रीडर इवन टुडे। कि यानी उसकी
पोइट्री का जो मटेरियल है, उसका लिखने का जो तरीका है, उसने जिस तरह से करैक्टर्स को ड्रॉ किया है, वो आज के ज़माने में भी रीडर्स को इतना ही इम्प्रेस करते हैं, रीडर्स इतनी ही दिलचस्पी से उसको पढ़ते हैं। मोर ओवर हिज टेल्स कंटेन अ व्यू ऑफ लाइफ विच इज़ मॉडर्न विद टॉलरेंस। मज़ीद जो उसके जो स्टोरीज़ हैं, उसकी जो करैक्टर है, वो एक लाइफ का जो है एक लाइफ की ट्रू पिक्चर बयान करती हैं, सिंपैथी, पेशेंस एंड लव ऑफ ह्यूमैनिटी एंड दीज आर द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग स्टोरी। कि उसने जो है अपनी स्टोरीज़ में हमदर्दी को, जज्बे को, इंसानियत के लिए मोहब्बत को, हर चीज़ को एलेबोरेट किया है, और ये चीज़ें कभी किसी भी एज में झुटलाई नहीं जा सकती। हिज टेल्स हैव यूनिटी विच इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसकी स्टोरीज़ में जो है यूनिटी पाई जाती है, मतलब उसकी स्टोरीज पर एक प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंडिंग रखती हैं। दे हैव अ डेफिनेट बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। देयर इज एन इकोनॉमी ऑफ थॉट, दे आर पर्पसफुल एंड इम्बॉडी ट्रूथ अबाउट ह्यूमन लाइफ। उसकी जो स्टोरीज हैं वो बामकसद होती हैं और इंसानी ज़िंदगी के कोई हक़ाइक़ को बयान करती हैं। सो हिज टेल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द दोज लिटरेरी प्रिंसिपल विच आर स्टिल इन फैशन। इसलिए उसकी जो स्टोरीज़ हैं उन लिटरेरी प्रिंसिपल्स पे, उन कवानीन पे मुश्तमिल हैं जो कि आज भी फैशन में हैं। The knowledge of human nature, thoughts एंड आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन कैंटरबरी टेल्स स्टिल अपील टू अस। अब उसने जो ह्यूमन नेचर को डिस्कस किया है, ह्यूमन नेचर की वजाहत की है, और अपने कैरेक्टर्स के जो थॉट्स को, आइडियाज़ को बयान किया है कैंटरबरी टेल्स में, वो आज भी हमें इम्प्रेस करते हैं, आज भी अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज स्टिल सब्जेक्ट ऑफ फ्लैटरी। जैसा कि देखा जाए, इंसान जो है आज भी खुशामद का पुतला है। द ग्रे एंड ग्रेव स्टिल को एग्जिस्ट, मतलब इंसान का अच्छा या बुरा होना आज भी है। वुमेन स्टिल हैव सेंटिमेंटल एंड रोमांटिक एटीट्यूड्स वाज लाइफ, मतलब इन औरतें जो हैं आज की भी उस ज़माने की तरह बहुत हसास होती हैं और बहुत रोमांटिक नेचर की होती हैं। बट ही ऑब्जेक्टिवली विड्रॉज अ करैक्टर विदाउट बेट्रेइंग हिज एनिमस्टी अमॉन्ग अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम। लेकिन उसने किसी भी करैक्टर को जो है वो भड़काने के लिए या फिर गलत रास्ते पे लगाने के लिए या मिसगाइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। His objectivity in the treatment of life and character is still admired and this objective trend is still prevalent। मतलब उसने अपने करेक्टर्स को जिस तरह से बयान किया है वो आज भी काबिल तारीफ़ है और उसको कभी भी किसी भी एज में उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। चौसर's contribution to नॉवल एंड ड्रामा कैन नेवर बी ignored। अब चौसर का पोइट्री के अलावा नावल और ड्रामा में जो कंट्रीब्यूशन है उससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ड्रामा एंड नावल आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ चौसर's राइटिंग। अब जो उसके अनासर हैं ड्रामा और नावल में भी, वो चौसर की राइटिंग का अहम हिस्सा है। द वंडरफुल स्टाइल ऑफ करेक्टराइजेशन, डायलॉग एंड स्टोरी नॉट ओनली रेंडर अ ड्रामेटिक शेप टू हिज राइटिंग बट आल्सो गिव देम एवरलास्टिंग स्टाइल। अब वो जो अपनी पोइट्री में या अपने राइटिंग्स में जो करेक्टर्स यूज़ करता है, जो डायलॉग्स उसने यूज़ किए हैं, वो उसकी स्टोरीज़ को जो है एक ड्रामेटिक शेप देते हैं। ऐसे लगता है कि उसकी जो रिटन फॉर्म में चीज़ें हैं ना, वो भी ऐसे लगता है कि हमारी आंखों के सामने वो सीन चल रहा है, तो वो हमें एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन देते हैं, कभी ना भूलने वाला इंप्रेशन देते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। चौसर इज़ कॉल्ड मॉडर्न बिकॉज ही स्टिल स्टडीड विद ग्रेट इंटरेस्ट। चौसर को इसलिए भी मॉडर्न कहा जाता है क्योंकि आज भी लोग उसको बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं, इवन थ्रो ट्रांसलेशन, बल्कि जिनको समझ नहीं आते वो उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं। वी लव हिम एज अ मास्टर पोइट, हम उसे एज अ मास्टर पोइट मोहब्बत करते हैं। हिज आयरनी एंड स्टाइल इज स्टिल अब्जॉर्बिंग एंड इंटरेस्टिंग। उसने जो आयरनी और स्टाइल का इस्तेमाल किया है वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। ही इज़ मॉडर्न बिकॉज हिज कैंटरबरी टेल्स हैव गॉट अ हिस्टोरिकल वैल्यू। वो इसलिए भी मॉडर्न है क्योंकि कैंटरबरी टेल्स में उसने हिस्टोरिकल वैल्यू यूज़ की है, मतलब उसने 14th सेंचुरी की पूरी इमेज बयान की है। The prologue and the Canterbury Tales gives us a true picture of 14th century English society. Anyone who wants to know about that age can use it as a historical record। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो कि 14th सेंचुरी की हिस्ट्री जानना चाहता हो तो वो दी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स को स्टडी कर ले, तो उसे वहाँ की एज की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पता चल जाएगी। हिज कैंटरबरी टेल्स, ये पैराग्राफ स्किप कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। द इरिपर्सिबल ह्यूमर इज इन चौसर's पोएट्री स्टिल अट्रैक्ट्स और टेंशन। अब उसने जो है बहुत ही मज़े का ह्यूमर यूज़ किया है, फ़नी टाइप जो करेक्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किए हैं अपनी पोइट्री में, जो कि हमारी तवज्जो हासिल करते हैं। इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब उसे इंग्लिश लिटरेचर का पहला ह्यूमरिस्ट कहा जाता है, पहला फ़नी करेक्टर राइटर कहा जाता है। नो इंग्लिश लिटरेरी वर्क बिफोर हिम रिवील्स ह्यूमर इन द मॉडर्न सेंस। मतलब किसी भी राइटर ने इतनी अच्छी तरह से ह्यूमर को अपनी पोइट्री में यूज़ नहीं था किया, मॉडर्न सेंस में यूज़ नहीं था किया जैसा कि चौसर ने किया था। ऑल द करेक्टर्स इन द प्रोलॉग हैव बीन ह्यूमरसली डिस्क्राइब्ड। तो उसने तमाम करेक्टर जो बयान किए हैं वो बहुत फ़नी अंदाज में, बहुत मॉकिंग वे में बयान किए हैं। ऑल थो द ह्यूमर वेरीज फ्रॉम डाउन राइट जोक्स टू डेलिकेट एंड रिफाइंड टचेस। और उसके
ह्यूमर यूज़ करने का मतलब ये है कि वो कुछ तो वो चीज़ों का मजाक उड़ाता है और कुछ को वो जो है उनकी रिफॉर्मेशन करना चाहता है, उनकी इस्लाह करना चाहता है। ह्यूमर इनफैक्ट मेक्स अ चौसर अ मॉडर्न पोएट, और ह्यूमर का इस्तेमाल की वजह से भी उसको एक मॉडर्न पोएट कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर मेनी थिंग्स कॉमन बिटवीन चौसर एंड और एज। आखिर में हम ये बात करते हैं कि चौसर की एज में और हमारी एज में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। स्पेशली सर्टन प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एज आर स्टिल प्रेजेंट टुडे, मतलब उस ज़माने के जो मसाइल थे वो आज भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम्स ऑफ द मिडिल क्लासेज, जैसा कि मिडिल क्लास के मसाइल होते हैं। द डॉक्टर्स आर एज ग्रीडी बट एज दे वर इन हिज एज। अब जो डॉक्टर जो थे आज भी ऐसे ही लालची है जैसा कि उस ज़माने में होते थे। द ट्रेडर्स आर मटेरियल माइंडेड टुडे एज इन हिज एज, और जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ताजिर होते हैं, वो मटेरियल माइंडेड होते हैं, मतलब अपना फ़ायदा देखते हैं जैसा कि उस ज़माने में होते थे। द वॉरियर्स एंड सोल्जर्स आर सम टाइम्स एज कोवार्ड एज इन चौसर्स एज, और हमारे जो जंगजू होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात बुज़दिल होते हैं जैसा कि चौसर की एज में होता था। बाय रीडिंग हिज बुक इट सीम्स टू अस दैट चौसर इज़ टॉकिंग अबाउट आवर टाइम्स एंड ही इज़ डिस्क्लोजिंग द इवल्स ऑफ आवर एज। जब हम इसको प्रोलॉग टू कैंटरबरी को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चौसर हमारे ज़माने की बात कर रहा है, हमारे ज़माने की जो बुराइयां हैं उनको डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। डैट इज़ वाई इवन टुडे हिज पोइट्री अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन। यही वजह है कि उसकी पोइट्री आज भी हमारी तवज्जो जो है हासिल कर लेती है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट चौसर इज़ द फर्स्ट ग्रेट लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि चौसर जो है इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। विद हिम द ओल्ड पीरियड क्लोजेज, उसी के साथ जो है जो ओल्ड पीरियड था वो बंद हो जाता है। एंड द ग्रेट लिटरेचर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस, और मॉडर्न इंग्लिश की, मॉडर्न लिटरेचर की इफ्तिताह होती है। इनफैक्ट लाइक डेंटी ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन द मिडल एजेस एंड रिनाइसा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेंटी भी एक पोइट का नाम है, एक राइटर का नाम है, क्रिटिक का नाम है। तो हम ये कह सकते हैं उसकी तरह जो चौसर है, जोफ्री चौसर है, वो मिडल एजेस और रिनाइसा के पीरियड के दरमियान एक पुल की तरह है, एक ब्रिज की तरह है।